स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हमने लास्ट टाइम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे जो कंसेप्ट है, ताकि देख आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाउड्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एयर मास क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी कितने टाइप की होती है, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन से क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो सारे के सारी चीजें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पहले हम पढ़ेंगे एयर मास के बारे में। एयर मास, उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी के बाद उसके टाइप्स वगैरह पढ़ लेंगे। फिर जब ह्यूमिडिटी के टाइप्स पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। इवेपोरेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडेंसेशन। तब मैं बताऊंगा कंडेंसेशन के होने की वजह से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हम अपने आम जिंदगी में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और इस कंडेंसेशन के बाद लास्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा रहेगा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एयर मास, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और ड्यू पॉइंट, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप देख, एयर मास किसे कहेंगे? एयर मास किसे कहेंगे उसको समझ, ठीक है। एयर मास किसे कहेंगे? एयर मास, जब कभी भी किसी बड़े एरिया पर, यानी 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला ले, मैं एक स्टेट लगा देता हूँ और एक स्टेट का उसमें रहेगा तो डिस्ट्रिक्ट तुझे आराम से पता चल जाएगा कि मान ले ये यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 3-4 एरिया, 3-4 डिस्ट्रिक्ट के पकड़ ले, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, इतने डिस्ट्रिक्ट ले ले। अब इस डिस्ट्रिक्ट में ऊपर से हवा चल रही हो, क्या चल रही हो? हवा, उसके ऊपर से हवा चल रही हो, ठीक है। तो जब ये हवाएं, मतलब कि ऐसी हवा जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करके चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर मास। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसी हवाएं जो बहुत लार्ज एरिया को कवर करके चलती है, यानी जैसे तेरे घर के ऊपर से हवा बहेगा तो उसे एयर मास कहेंगे, लेकिन वही पूरा कांदीवली, पूरा मालाड, पूरा कैप्चर, एक हवा ऐसी चले जो पूरा कांदीवली, मालाड इन सबके ऊपर से जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एयर मास। मास मतलब क्या? बहुत अधिक मात्रा में। जैसे एक आदमी होगा तो एक आदमी को क्या हम कह सकते हैं कि ये पूरा लोगों की भीड़ है, मास, मास पीपल है, ऐसे कह सकते हैं? नहीं। लेकिन वहीं पर अगर 100 लोग इकट्ठा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? मास अमाउंट में लोग इकट्ठा हुए हैं, मतलब हैवी अमाउंट में। तो वैसे ही जब हवाएं किसी पर्टिकुलर एरिया से, लार्ज एरिया से लार्ज अमाउंट में हवाएं जब फ्लो करने लगे तो उन हवाओं को हम क्या कहते हैं? एयर मास। तो पहले एयर मास का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एयर मास किसे कहेंगे? एयर मास किसे कहेंगे? लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू अ लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू अ लार्ज एरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फ्लोइंग, फ्लोइंग थ्रू अ लार्ज एरिया, वो क्या कहलाएगा?
एयर मास कहलाएगा, एयर मास कहलाएगा। बात समझ में? एयर मास कहलाएगा। अच्छा बता, ये एक हवा गई, क्या एयर मास कहलाएगा? तेरे मुंह से ऐसे ऐसे फूकेगी, हवा निकलेगी, एयर मास कहलाएगा? नहीं। लेकिन ये हवा, ये हवा, ये हवा, अब बताइए क्या कहलाएगा? एयर मास कहलाएगा। ठीक है, एयर मास कहलाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं एयर मास। बात समझ में? ओके। अब देख, एयर मास यानी ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं हो सकता है कि इधर से भी ऐसे ही एयर मास चले, ठीक है, इधर से भी ऐसी हवाएं चल रही हो। बात समझ में आ रही? यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से हवाएं चल रही हो, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हवाएं चल रही हो। अगर मान ले कि ये 1 नंबर एयर मास है, ये 2 नंबर एयर मास है, ये 3 नंबर एयर मास है, ठीक है। 1 नंबर एयर मास का टेम्परेचर है मान ले 25 डिग्री सेल्सियस, और 2 नंबर एयर मास का जो टेम्परेचर है ये भी समझ ले 26 डिग्री सेल्सियस है। 3 नंबर एयर मास है, इसका जो टेम्परेचर है इसका 30 डिग्री सेल्सियस है। तो बता, इनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से कौन सी हवाएं आपस में मिक्स हो जाएंगी और कौन सी हवाओं का लेवल ऊपर या नीचे रहेगा? ओके, वेरी गुड, कंसेप्ट याद है मतलब एकदम बरोबर। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर वाली आपस में मर्ज हो जाएंगी क्योंकि इनका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेकिन 3 नंबर वाली है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, है मतलब ये ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है मतलब ये हल्की होगी और ये ऊपर की तरफ रहेगी बाकियों से। बात समझ में? अब मैं इसको करता हूँ, ये जो 3 नंबर है इसको मैं गर्म हवा कर देता हूँ। ठीक है, गर्म हवा को मैं लाल से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये भी एयर मास है, एयर मास, और इसका टेम्परेचर मान ले हमने देखा 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हमको पता है कि सेम टेम्परेचर वाली जो हवाएं हैं, सेम टेम्परेचर वाली हवाएं जैसे 1 नंबर और 2 नंबर ये तो आपस में क्या हो जाएंगी? मर्ज कर जाएंगी, ये आपस में मर्ज कर जाएंगी, मर्ज कर जाएंगे। और ये जो 3 नंबर हवा मतलब ये है गर्म हवा है, 3 नंबर इन इन लोगों के साथ मर्ज नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये मर्ज नहीं कर पाएगी। तो इनका देख, इनका सिचुएशन कुछ कैसा हो जाएगा। मान यहाँ से ये हवाएं आ रही हैं, ये वाली, ये ठंडी हवा है, ये कैसी है? ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है। ठीक है, ठंडी हवा है, और इधर से ये है, ये गर्म हवा है। ठीक है, गर्म हवा है, गर्म है तो जाहिर सी बात है ये ऊपर की साइड रहेगी, ऊपर की साइड रहेगी, और ठंडी है तो ये नीचे की साइड रहेगी, ये नीचे की साइड रहेगी, कोल्ड हवा। तो देख रही है, इनके बीच में एक जगह बच रहा है, ये जो एरिया है ये, है ना, एक खाली जगह बच रहा है। अब इस खाली जगह में ऐसा तो नहीं कि ये पूरी पूरी तरीके से खाली रहेगी, इसमें जो है, जो हवाएं गर्म है, गर्म हवाएं हैं, वो कोशिश करेंगी कि ठंडी की तरफ भागने के लिए, मतलब कोई भी गर्म चीज होती है वो ठंडे की तरफ भागता है कि नहीं भागता? हाँ, तो यहाँ से हवाएं क्या करेंगी? ठंडे की तरफ भागने की कोशिश करेंगी, और यहाँ से जो नीचे वाली हवाएं हैं ये थोड़े मोड़े अमाउंट में ऊपर की तरफ मिक्स होंगी, ऊपर की तरफ मिक्स होंगी, ऊपर की तरफ मिक्स होंगी। यानी ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस बीच वाले पोर्शन में मुझे ठंडी और गर्म दोनों हवाएं देखने को मिलेंगी। इस बीच वाले पोर्शन में तुझे क्या दिखेंगी? ठंडी और गर्म दोनों हवाएं देखने को मिलेंगी। ये कहलाएगा ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया। ट्रांजिशन एरिया हम किसे कहते हैं? ऐसा एरिया जहां पर कोई दो चीजें आपस में मिक्स हो रही हो, जैसे ऊपर है गर्म हवा, वार्म विंड, वार्म विंड, और नीचे है कोल्ड विंड, कोल्ड विंड। ये जो बीच वाला एरिया है ये है ट्रांजिशन एरिया। बता, तुझे सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को कहाँ मिलेगा? वार्म विंड में, कोल्ड विंड में, या ट्रांजिशन एरिया में?
ट्रांजिशन एरिया में। क्यों? क्योंकि ऊपर से गर्म हवाएं ठंडी की तरफ भागेंगी, ठंडी हवाएं गर्म हवा की तरफ भागेंगी, यानी एकदम एक भयंकर उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो एरिया बनेगा, ये जो एरिया बनेगा इसे कहेंगे हम लोग फ्रंट। ठीक है, फ्रंट, फ्रंट, हाँ फ्रंट, फ्रंट। ये एरिया क्या कहलाया जाएगा? फ्रंट है, फ्रंट, फ्रंट। ठीक है, फ्रंट है। क्योंकि इसमें इतना तेजी से मूवमेंट हो रहा होता है, इस मूवमेंट को देख करके ऐसा लगता है जैसे साइक्लोन बनने वाला है, इसलिए इसे साइक्लोन का इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर क्या कहलाता है? ये साइक्लोन इंडिकेटर, साइक्लोन इंडिकेटर। और यही ये रीजन है जहां पर साइक्लोन का माउथ क्रिएट होता है, बीच वाला सेक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, मुंह, जहां से साइक्लोन जनरेट होना शुरू करती है, क्योंकि गर्म हवाएं ठंडी हवाएं आपस में आकर के मिलती हैं। तो कहेगा कि साइक्लोन इंडिकेटर किसे कहते हैं? फ्रंट को। साइक्लोन इंडिकेटर किसे कहते हैं? फ्रंट को। ठीक है, फ्रंट। तो फ्रंट समझ में आया? फ्रंट किसे कहेंगे? ठीक है, गर्म और ठंडी हवाओं के ट्रांजिशन एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रंट कहेंगे। ठीक है, ये गर्म हवा आ रही है उधर से। ठीक है, और ये बीच वाला जो रीजन है ये क्या कहलाएगा? फ्रंट कहलाएगा, फ्रंट। फ्रंट को किसका सूचक या किसका इंडिकेटर मानते हैं? साइक्लोन इंडिकेटर कहते हैं इसको, साइक्लोन इंडिकेटर। बात समझ में आई? साइक्लोन इंडिकेटर। ठंडी हवाएं भारी होती हैं या हल्की होती हैं? कोल्ड विंड, ये हैवी होती है, इसलिए ये नीचे रहती हैं। और गर्म हवाएं हल्की होती हैं, वार्म विंड, लाइट होती है। ठीक है, और ये जो फ्रंट रहेगा इसमें सबसे अधिक क्या देखने को मिलेगा? मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट यहाँ मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इतना क्लियर है? फ्रंट क्या होता है ये समझ में आ गया? ठीक है, कहेगा साइक्लोन इंडिकेटर किसे कहते हैं? वार्म विंड, कोल्ड विंड या फ्रंट को? फ्रंट। फ्रंट एक ऐसा एरिया है जहां पर तुझे गर्म और ठंडी दोनों हवाएं देखने को मिलेंगी, है ना? वार्म प्लस कोल्ड, बात समझ में आई? वार्म प्लस कोल्ड दोनों हवाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, साइक्लोन इंडिकेटर किसे कहते हैं? फ्रंट को। इसी फ्रंट को साइक्लोन का मुंह कहा जाता है, माउथ ऑफ द साइक्लोन, माउथ ऑफ द साइक्लोन। फ्रंट को और क्या कहते हैं? माउथ ऑफ साइक्लोन। ठीक है, माउथ ऑफ द साइक्लोन। इतना क्लियर है? माउथ ऑफ द साइक्लोन, माउथ ऑफ द साइक्लोन। तो बता, जो ये एयर मास क्या छोटे से एरिया में चलती है? तेरे मुंह से हवा निकलेगी, वो एयर मास कहलाएगी? नहीं। एयर मास में जो वार्म विंड होती है और कोल्ड विंड होती है, वार्म विंड और कोल्ड विंड के बीच का जो एरिया रहता है वो क्या कहलाता है? फ्रंट। फ्रंट में सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है कि वार्म या कोल्ड विंड में? फ्रंट में। फ्रंट को साइक्लोन का क्या कहा जाता है? इंडिकेटर, साइक्लोन इंडिकेटर। इतना क्लियर है? ओके, ओके। साइक्लोन को अगर तू ऊपर से सैटेलाइट से देखेगी तुझे कुछ न्यू दिखाई देगा। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये
सैटेलाइट से जब तू साइक्लोन को देखती है तो साइक्लोन कुछ न्यू दिखाई देता है। बात समझ में आई? हाँ, तो ऊपर से जब सैटेलाइट से देख लेते हैं जो जियोलॉजिस्ट रहते हैं, कहीं पर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिल रही हैं और उनका ट्रांजिशन स्टेट जब दिखाई देने लगता है तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ऊपर बनता हुआ दिखाई देता है और वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ क्या आने वाला है, साइक्लोन। यहाँ साइक्लोन आने वाला है। बात समझ में आई? और वो तुरंत अलर्ट कर देते हैं कि भाई यहाँ पर आने वाला है साइक्लोन, अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। बात समझ में? हाँ, ये दिख रहा है, ये तो हो जाएगा साइक्लोन की आंख। ठीक है, बीच में रहता है क्योंकि लो प्रेशर आ जाता है। और बाजू बाजू वाला जो एरिया होता है जहां से ये जनरेट होती है, इसे कहते हैं माउथ ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, यहाँ से हवाएं आएंगी माउथ ऑफ द साइक्लोन और यहीं से जनरेट होगी। तो जो फ्रंट होता है, फ्रंट को माउथ ऑफ द साइक्लोन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? फ्रंट इसका इंडिकेटर होता है साइक्लोन का। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हम समझते हैं ह्यूमिडिटी के बारे में। ठीक है, ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। देख, ह्यूमिडिटी क्या होता है? जैसे कि जो हमारे आसपास की हवाएं रहती हैं, विंड एयर रहती हैं, उन एयर में वाटर वेपर्स की कुछ अमाउंट मिक्स्ड होती है। ठीक है, जैसे तू खाना बनाएगी तो खाने में का पानी गर्म होकर के वेपर बनेगा। वेपर बन के कहाँ जाएगा? तेरे घर में हवाओं में मिक्स हो जाएगा, है ना? घर में हवाओं में मिक्स हो जाएगा। तो वही हवाओं में उपस्थित पानी की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवाओं में उपस्थित पानी की मात्रा क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। हवाओं में उपस्थित पानी की मात्रा को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब देख, कभी भी क्या होता है कि अगर हम लोग एक एवरेज ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, जैसे कुछ एरिया होगा जो रेगिस्तानी होगा, ठीक है, डेजर्ट होगा, ठीक है, कुछ एरिया होगा जहां पर पेड़ पौधे होंगे, जंगल होगा। जैसे कि तू आसपास रहती है, आसपास वाले एरिया में जो है पेड़ पौधे हैं कि नहीं है। फिर कुछ दूर पर जाएगी तो तुझे अधिक पेड़ पौधे दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ कुछ एरिया तुझे ऐसे मिल जाएगा कि जहां पर पेड़ पौधे दिखाई ही नहीं देंगे। तो हर जगह की हवाओं में पानी की मात्रा कम ज्यादा रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह की हवाओं में इक्वली पानी की मात्रा रहेगी। समुंदर है तो समुंदर के ऊपर जो हवाएं रहेंगी उनमें पानी की मात्रा सबसे अधिक होगी। लैंड मास है तो लैंड मास पर कम रहेगी। रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में और कम रहेगी, है ना? तो इसी तरीके से जो देखा गया, एक एवरेज ह्यूमिडिटी कहीं पर भी अगर हम जाएंगे तो एवरेज ह्यूमिडिटी जो होता है हवाओं में 5% होता है। कभी भी हवाओं में एवरेज ह्यूमिडिटी कितना होता है? 5%। 5% से कम नहीं हो सकता। मतलब कहीं तू रेगिस्तान में भी चली जा, तुझे 5% ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। भयंकर गर्मी पड़ रहा हो जो कि मई जून के महीने में, तुझे 5% ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगा। मतलब कि एवरेज ह्यूमिडिटी कहेगा कि हवाओं में एनी टाइम एवरेज ह्यूमिडिटी कितना होता है? 5%। ठीक है, 5% एवरेज ह्यूमिडिटी एनी टाइम कितना रहेगा? 5%। 5%। ना समझ में आया? जब बारिश हो जाती है ना, बारिश होती है तो बारिश के बाद
हवाओं में आसपास तुझे देख नमी महसूस होती है, हवा चलती है तो तुझे ठंडा लगता है ना? ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ। तो बारिश के बाद हवाओं में ह्यूमिडिटी 60% तक बढ़ जाती है। 5% कभी भी का, कभी भी मतलब कि तू गर्मी में देखेगी तो भी तुझे 5% मिल जाएगा, ठीक है। ठंडी में अगर एकदम बारिश नहीं हो रही है तो भी कम से कम जो ये मात्रा होती है ना कि हवा एकदम सूखी नहीं हो जाएगी। जब हवा एकदम अगर सूखी हो जाएगी आदमी समझ ले मर जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा आदमी, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि एवरेज एवरेज जो टेम्परेचर होता है या एवरेज ह्यूमिडिटी होती है, किसी भी चीज का हम लोग एवरेज कब निकालते हैं? किसी एरिया में ज्यादा हो, कहीं कम हो, कहीं बहुत ज्यादा हो, कहीं और कम हो। तो अगर एक ही टाइम पर जैसे हम निकाल ले कि जैसे अभी क्या चल रहा है, ये अप्रैल का महीना है, ठीक है। अप्रैल अप्रैल में तू अभी मुंबई का देख ले, उसके बाद यूपी में चली जा, फिर राजस्थान में चली जा, ठीक है। इसी समय में तू हर जगह की ह्यूमिडिटी को जब मेजर करेगी तो कुछ कुछ परसेंटेज आएगा। मुंबई समुद्र के किनारे है तो मान ले कि यहाँ पर 15% आ गया। फिर वहां पर ऊपर अगर यूपी में चले जाए तो पूरा लैंड मास है तो मान ले 10% होगा। राजस्थान में रेगिस्तान है तो मान ले 5% होगा। तो इस तरीके से जब तू सबका निकालेगी और एक एवरेज करेगी ना, तो एवरेज तुझे कितना मिलता है? 5%, ठीक है, 5%। लेकिन अगर वही कहीं पर बारिश हो जाएगी तो बारिश होने की वजह से हवाओं में ह्यूमिडिटी कितना बढ़ जाती है, आसपास के एरिया में ह्यूमिडिटी कितना बढ़ जाएगी? 60%। बारिश के बाद ह्यूमिडिटी कितना परसेंट बढ़ जाता है? 60% ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी आफ्टर रेन, आफ्टर रेन हो जाती है 60%। इतना क्लियर है? ओके। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है ये समझ में आया? ओके। अब हम समझते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी किसे कहते हैं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। तो देख, जैसे तुझे पता है कि हवाओं में उपस्थित पानी की मात्रा को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, अमाउंट प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके ओके। अब जैसे अगर मैं तुझसे पूछूं कि तू कितना रोटी खाना खाती है, मैक्स टू मैक्स कितना खा सकती है, मतलब कि तेरी कैपेसिटी कितने की है? 4 की। तेरी कैपेसिटी 4 की है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम कहें कि हवाओं में कोई भी हवा हो, जैसे रेगिस्तान वाला हवा है, रेगिस्तान में अगर पानी मिलेगा तो हवाओं में धकाधक पानी मिल जाएगा, पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा। और वहीं समुद्र के किनारे, मुंबई के किनारे वाला एरिया है, जैसे बीच, जुहू बीच है, जुहू बीच पर अगर तू हवाओं में आसपास से पानी खुला रखेगी तो क्या उतने पानी जुहू के हवा में मिल पाएगा जितना रेगिस्तान वाले में मिल पाएगा? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जुहू वाले हवा में पानी है, समुद्र के किनारे से पानी उसमें अब्जॉर्ब किया हुआ है, उसको प्यास नहीं लगी है तो भाई वो पानी और एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन वही पानी अगर तू यहाँ रेगिस्तान में रख देगी तो रेगिस्तान वाला हवा फटाक से ऑब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, है ना, पानी इसमें मिल जाएगी। तो वही कहते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होगा कि हवाओं में पानी एब्जॉर्ब करने की मैक्सिमम क्षमता, बात समझ में? मैक्सिमम क्षमता यानी जैसे तेरा मैक्सिमम खाना खाने की क्षमता 4 रोटी, तो 4 रोटी तेरी क्या होगी? कैपेसिटी होगी, ठीक है, भोजन कैपेसिटी। वैसे ही ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एयर, ठीक है। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एयर। कोई हवा अधिक से अधिक कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है वही क्या कहलाएगी? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बात समझ में? तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एयर, कैपेसिटी ऑफ एयर कॉल्ड
ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। बात समझ में? ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इतना क्लियर हुआ? ओके। तो अगर मैं कहूं कि बता राजस्थान के हवाओं की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होगी या मुंबई के हवाओं की? राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान की हवाएं ज्यादा प्यासी रहेंगी, उनको पानी वैसे ही नहीं मिलता है, तो उन्हें पानी देगी तो एक बोतल वो 1 घंटे में समाप्त कर देंगी, ठीक है? या 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में मान ले कि एक बोतल है, एक बोतल 5 मिनट में रेगिस्तान की हवा पी गई, एक बोतल 5 मिनट में रेगिस्तान की हवा पी गई। वही एक बोतल तुम मुंबई के किनारे रख दे, इसको खत्म होने में 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। अब हम समझते हैं सेचुरेटेड एयर किसे कहते हैं। सेचुरेटेड एयर, ठीक है? सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर, एयर किसे कहते हैं? देख, जब कभी भी जब कभी भी हवाओं में 100% ह्यूमिडिटी हो जाए, ठीक है? 100%, यानी कहीं एरिया की हवा है उसमें पानी इतना मिक्स हो चुका है कि अब उससे ज्यादा उसमें पानी मिक्स नहीं हो पाएगा, उस हवा को क्या कहेंगे? सेचुरेटेड एयर, ठीक है? यानी कि किसी एरिया में अगर ह्यूमिडिटी 100% हो जाए, ठीक है? ह्यूमिडिटी 100%, ह्यूमिडिटी 100% इन एयर, उसे हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड एयर, क्योंकि उस एयर में अब और पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं बची है। समझ में आ गया? तो सेचुरेशन का मतलब है जैसे कि 5 रोटी तेरा अगर कैपेसिटी है, तुझे बहुत खिलाया जाए 6 रोटी खिला दिया जाए, 6 के बाद खिलाएंगे तो क्या होगा? पेट फट जाएगा, ठीक है? यानी तेरा सेचुरेशन खत्म हो चुका है, 6 रोटी ज्यादा नहीं खा सकती है। तो उसी तरीके से किसी हवाओं में अगर 100% ह्यूमिडिटी आ गई है, उससे ज्यादा उसमें अब एयर जो कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसे हवाओं को हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड एयर, सेचुरेटेड एयर। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट, जैसे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पहले लिखता हूँ, समझाता हूँ। दूसरा नंबर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जैसे अभी तू घर में होगी, तो इस प्रेजेंट टाइम में तेरे घर के हवाओं में जो पानी होगी ना, उसे ही कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है? प्रेजेंट टाइम में अभी वही तेरे यहाँ शाम हो जाएगी, तो शाम रात के टाइम में हवाओं में जो ह्यूमिडिटी की मात्रा धीरे धीरे क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में जितना धूप है वो पानी ज्यादा से ज्यादा गर्म होकर हवाओं में मिल रहा होगा, लेकिन रात के टाइम में सूरज चला जाएगा और पानी गर्म नहीं हो पाएगा, तो धीरे धीरे हवाओं में पानी मिक्स नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? मिक्स नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से हवाओं में ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। यानी एक प्रेजेंट टाइम में अभी चल रही है, चलते चलते बारिश हो जाए, तो बारिश होने की वजह से हवाओं में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो उस ह्यूमिडिटी को तू मेजर कर ले, वो तेरा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया। अभी करंट में तू घर में है, घर में अपना ह्यूमिडिटी को मेजर कर ले, वो तेरा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इन एयर एट प्रेजेंट टाइम। बात समझ में आई? उसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एयर ह्यूमिडिटी एट प्रेजेंट टाइम, ह्यूमिडिटी इन एयर एट प्रेजेंट, ह्यूमिडिटी इन एयर एट प्रेजेंट
क्या समझ में आया? इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट। अब हम समझते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे ही टर्म आए रिलेटिव, तो रिलेटिव का मतलब होता है हम किसी के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, रिलेटिव है ना। जैसे हमारे रिलेटिव क्या करते हैं, हमारा कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। वो उनका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी। ठीक है, तो वैसी जैसे भी कहीं भी वर्ड के सामने आ गए रिलेटिव, तो समझ लेना उस रिलेटिव के सामने जो चीज है उसका कंपैरिजन होने वाला है। बात सुने, तो रिलेटिव रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम निकालते कैसे हैं? तो भैया रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए हमें चाहिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आर एच लिख दो, चलेगा? आर एच इक्वल टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाई ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। और इससे ये जो जो भी अमाउंट निकल करके आएगा ये हमें देगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसमें देख, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में दो चीजें आएंगी नहीं, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जैसे कि मान ले कि अभी तेरे घर में, जहाँ जो तेरा घर है, तेरे घर का ह्यूमिडिटी है मान ले 10% है। ठीक है, 10%। और उसकी अगर 10% है और उसकी अगर मैं वो मान लू कि घर के जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो मान ले कि मैक्स टू मैक्स 50% जा सकता है। ठीक है, 50% तक जा सकता है। तो अगर हम निकालेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना आ जाएगा? 0.2%, है ना। 5 दूनी 10 ही होगा ना, 1/5। 1/5 मतलब 0.2 ही होगा ना। अरे यार, तो ये परसेंटेज परसेंटेज नहीं खत्म हो जाएगा? मतलब 0.2 का मतलब 2%, 0.2 का मतलब 2%। ये 100 को मैं डायरेक्ट परसेंटेज में ले ले रहा हूँ। ठीक है, 0.2 का मतलब 2%। ठीक है, यानी कि जो तेरे घर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2%। ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिर्फ ऐसा तुझे मतलब कि ये न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए आता है। अगर कोई जैसे दे दिया डेटा कि ये जगह है, उस जगह का एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 10 है और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 100 है या 50 है, तो बताओ उस एरिया का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा? तो तू इस फॉर्मूले से निकाल लेगी। बात समझ में आई? ओके, अच्छा बता, कितना चीज हम लोगों ने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा। तो एक सवाल, ह्यूमिडिटी गर्मी में, समर में ज्यादा होती होगी या विंटर में? समर में। ठीक है, यानी कि समर में जो हवाएं होती हैं उन हवाओं में नमी रहती है। क्यों? क्योंकि आसपास, देख, मैं दो चीजें बना रहा हूँ तो समझना। जैसे ये है जमीन, का जमीन है, लैंडमार्क है। उसके बाद यहाँ पर ये है ओशियन, समुंदर, समुंदर। और ये है तालाब, पॉन्ड। ठीक है, ये भी है पॉन्ड। और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, वो बना देता हूँ।
मान लो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे हैं, और यहाँ है हमारा जो चीज है सूरज। मामा है हमारे पास सूरज, ये सूरज, ठीक है। सूरज, अब देखो एक तरफ मैं करता हूँ, ये समर है, समर, और ये है विंटर। समर में सूरज की किरणें आएंगी और सूरज की किरणों की वजह से हीट ज्यादा होगा, और इस हीट की वजह से समुंदर का जो पानी है वो गर्म होकर ऊपर उठेगा, और यहाँ से पत्तियों वगैरह से पानी भी बाहर निकलेगा, ठीक है। तालाब का भी पानी गर्म होके ऊपर उठेगा, और जब तालाब का पानी, समुंदर का पानी, पत्तियों का पानी ऊपर उठेगा तो ऊपर जो ये हवाओं में क्या मिक्स हो जाएगा, ये पानी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हवाओं में ये पानी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हवाओं में ये पानी मिक्स हो जाएगा। लेकिन विंटर सीजन में क्या ये समुंदर का पानी ऊपर उठ पाएगा या तालाब का पानी ऊपर उठ पाएगा? विंटर सीजन में पौंड का जो पानी वो पौंड में, पौधों के अंदर जो पानी वो पौधों के अंदर ही रह जाएगा। इसलिए विंटर सीजन में जो हवाएं होती है वो ड्राई होती है, और जब वो हवाएं हमारे शरीर के ऊपर से गुजरती हैं तो हमारे शरीर के ऊपर में जो पसीने से जो पानी निकला रहता है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और हमारा शरीर क्या हो जाता है, ड्राई ड्राई हो जाता है। तो देखा, विंटर में शरीर फटता है, चेहरा चिड़चिड़ाने लगता है, होठ फटने लगते हैं, उसकी वजह क्या है? हवाओं में ह्यूमिडिटी की कमी, हवाओं में ह्यूमिडिटी की कमी। बात समझ में? क्या नहीं समझा? हाँ, हमारे स्किन पर शरीर से पसीना निकलता है थोड़ा थोड़ा, हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे हमारे शरीर से पसीना निकलते रहता है। कोई हवा है जिस हवा में पानी की कमी है, वो हवा तेरे पास से गुजरेगी तो तेरे शरीर का वो पसीना अपने पास सोख लेगी कि नहीं सोखेगी? पागल है। विंटर में विंटर में हवाओं में पानी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए वो हवाएं जो चलती है उन्हें जहां से पानी मिलता है ना वो फटाक से सोख लेती हैं। तू एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई कपड़ा कचार के गर्मी के महीने में रखना और ठंडी के महीने में रखना, देखना ठंडी के महीने वाला जो कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा। हाँ, ठंडी में जल्दी सूख जाएगा। अब ये मत करना कि गर्मी के महीने में धूप में, चिलचिलाती धूप में कपड़ा डाल दूं और ठंडी के महीने में घर के अंदर डाल दूं। अरे दोनों ही काम घर के अंदर ही करना है, गर्मी में भी घर के अंदर कपड़ा डाल और ठंडी में भी घर के अंदर कपड़ा डाल, ठीक है। और फिर देखना, तू ऑब्जर्व करेगी कि जो तेरा एक घर है, ठीक है, घर है, घर के अंदर तूने ठंडी में जो कपड़ा रखा है ना, ठंडी में वो कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी के टाइम में हवाओं में मॉइस्चर नहीं होता है, तो तेरे कपड़े के पानी को तेरे घर की हवाएं क्या कर लेंगी, फटाफट एब्जॉर्ब कर लेंगी। वहीं अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में हवाओं में मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वो तेरे कपड़े के पानी को उतना तेजी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इसलिए ठंडी में जो कपड़ा रहेगा वो जल्दी सूख जाएगा और गर्मी में वो लेट सूखेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसी तरीके से
तेरे शरीर पर जो पानी लगा रहता है उन पानी को ठंडी में हवाएं सोख लेती हैं, और गर्मी में तो हवाओं में पानी खुद ही रहता है, तो पसीनों को सोख नहीं पाती हैं। इसलिए तुझे गर्मी के महीने में तू तेल वगैरह नहीं लगाएगी तो भी चलेगा, ठीक है, तेरा शरीर नहीं फटेगा। लेकिन ठंडी में अगर तू तेल नहीं लगाएगी तो तेरे शरीर से जब हवा गुजरेगी तो वो क्या करेगी, तेरे पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए जब तू तेल वगैरह लगा लेती है तो जो पोर्स होते हैं जहाँ से पानी या ये तेरा स्वेट निकलता है वो बंद हो जाता है, शरीर पे एक स्लिपरीनेस आ जाता है, हवाएं इस पे टकराती है तेरे बॉडी पर और स्लिप कर जाती है और तेरे शरीर से पानी को नहीं ले जा पाती, ठीक है। इसीलिए हम लोग ओठ पर क्या लगाते हैं, वैसलीन, शरीर पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो बता, समर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा या विंटर में? समर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, समर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम। और विंटर में ह्यूमिडिटी कम, और इसकी वजह से ये क्या क्रिएट करता है, ड्राइनेस, ड्राइनेस, ठीक है। इतना क्लियर है? क्यों विंटर में ह्यूमिडिटी कम होती है हवाओं में और समर में ज्यादा होती है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तुझे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सेचुरेटेड एयर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और ह्यूमिडिटी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग समझ लेते हैं इवेपोरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने तुझे बताया यहाँ पर, जैसे कि समुद्र से पानी उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, पेड़ों से निकलता है तो उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और यहाँ पर पॉन्ड से निकल रहा है, जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अभी इसको समझा देता हूँ। इवेपोरेशन वैसे बच्चों वाला चीज है, तो हम लोग बायो में कई बार पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन के बारे में। ये है ओशियन, ओशियन में रहेगा क्या, पानी, और ये है पॉन्ड, तालाब, पॉन्ड, तालाब, ठीक है। ये है हमारा सूरज, सूरज जब चमकेगा तो धूप होगा ही, और जब धूप होगा तो इस धूप की वजह से ओशियन का पानी गर्म होके ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, और ये भी पानी ऊपर उठेगा, ठीक है, ऊपर उठेगा, यहाँ से पानी ऊपर उठेगा। और मैंने बताया है, अच्छा, जो भी ये पानी ऊपर उठ रहा है यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, हम लोग इसको वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। अब देख, मैंने बताया कि जैसे जैसे तू 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएगी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगता है, कम होने लगेगा। 165 मीटर की हाइट पर जो टेम्परेचर होता है वो -1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगता है। बात समझ में आई? हाँ, तो बता, जब ये हवाएं 5 से 6 किलोमीटर या 3 से 4 किलोमीटर ऊपर पहुंचेंगी तो इन हवाओं में टेम्परेचर की कमी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और ये ऊपर जाकर के जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो जो मॉलिक्यूल दूर दूर हुए थे अब वो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे।
और वो मॉलिक्यूल जब पास पास आने लगेंगे तो इकट्ठा होने लगेंगे और क्या बनाएंगे? क्लाउड। बात समझ में आ रहा है? क्लाउड। तो देख, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन की वजह से जब वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर इकट्ठा होके बनाएंगे क्लाउड, और इकट्ठा होने का प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या बनते हैं? क्लाउड। क से कंडेंसेशन, क से क्लाउड। क्लाउड। तो कहेगा कि क्लाउड क्या इवैपोरेशन से बनता है या कंडेंसेशन से बनता है? कंडेंसेशन से। और यही जब कंडेंसेशन और अधिक हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा, तो यहीं से ये जो बादल रहेंगे यानी ये जो पानी रहेगा ये बरस जाएगा। बात समझ में आई? बरस जाएगा। और जब यही बरस जाएगा तो कहलाएगा प्रेसिपिटेशन, रेन। हिंदी मतलब नॉर्मल भाषा में रेन। प्रेसिपिटेशन जियोग्राफी में से क्या कहते हैं, और इंग्लिश में रेन। बात समझ में आई? और इस तरीके से पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। इवैपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवैपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इवैपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। इतना क्लियर है? ठीक है। तो तुझे कंडेंसेशन तक, कंडेंसेशन क्या होता है, इवैपोरेशन क्या होता है, ये सारा सारा चीज बता दिया। बता, इवैपोरेशन के लिए टेम्परेचर ज्यादा या कम? इवैपोरेशन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। रिक्वायर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। और कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर कम या ज्यादा? कंडेंसेशन के लिए कैसे ज्यादा होगा बाबा? लो टेम्परेचर। अभी तेरे को समझाता हूँ। देख, जैसे तूने देखा यहाँ से पानी, पानी ये था पोखर, पोखरा समझती है? पोखरा। हाँ, पोखरा में से पानी ऊपर बढ़ा था, क्यों? क्योंकि सूरज की किरण पड़ी थी, गर्मी पड़ी थी। ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे थे, पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे थे, है ना? मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो हल्के हो जाएंगे, और जब ऊपर जाएगा टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से अब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास हो जाएंगे, और जब पास पास हो जाएंगे तो यही किसका फॉर्मेशन कर देंगे? क्लाउड का। तो बता, ये क्लाउड फॉर्म हुआ किसकी वजह से? कंडेंसेशन की वजह से। कंडेंसेशन की वजह से। और कंडेंसेशन में टेम्परेचर कम हुआ या टेम्परेचर बढ़ा है? कम हुआ है। टेम्परेचर कम हुआ है, तो कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर कम कि ज्यादा? कम। और इवैपोरेशन में ज्यादा। बात समझ में? और फिर यही जब और कम हो जाएगा और बरस जाएंगे सब। बात समझ में आ गया? तो इतना क्लियर हुआ कंडेंसेशन, इवैपोरेशन। ठीक है, आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है।